शादी के बाद में इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे लंबी चीज है जो चलती है, तो इतने लंबे कॉन्ट्रैक्ट को तुम किसी और के डिसीजन पे कैसे छोड़ सकते हो? सबको पता है कि इंश्योरेंस लेना है, फिर भी इंडिया में इंश्योरेंस बेचना इतना मुश्किल क्यों है? लोग लेते क्यों नहीं? प्रॉब्लम इज जब तुमको खरीदना है तब तुमको मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर में कुछ ना कुछ हो गया होगा। तो ये डिसाइड कौन करता है कि क्लेम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? डॉक्टर बोलता है कि एडमिट कर, इंश्योरर बोल रहा है जरूरत नहीं थी, फाइनल डिसीजन किसका है? अगर आप पार्ट टाइमर से इंश्योरेंस लोगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं। डू नॉट बाय इंश्योरेंस फ्रॉम पीपल हु डू नॉट टेक इंश्योरेंस एज अ करियर। Here are 3 key numbers you have to keep in mind before watching this video. इंडिया में हर साल लगभग 16 लाख लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि लोग टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते या फिर उनके पास अच्छा हेल्थ केयर प्लान नहीं होता। A shocking report shows that 25% of the Indians are either suffering from diabetes or are pre-diabetic in nature. और हर साल more than 10 crore people are pushed below the poverty line simply because ये health care cost afford नहीं कर पाते। Health care in India is expensive and an unexpected medical bill can be life changing. So let's understand how to protect yourself and your family from this. तो आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो सब जानते हैं और मैं तो आपको 4 साल से जानता हूँ, आप मेरे बॉस हो बराबर। पर फॉलोअर्स को आपके बारे में कुछ जानना होगा। तो हु इज अभिषेक सिंह, व्हाट डज ही डू? तो अभिषेक सिंह बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश एंड इन 2001 आई केम हियर फॉर माय मास्टर्स MBA। और सब लोग बोलते हैं ना कि बॉम्बे एक बार आ जाओ उसके बाद वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। सो आई डिड माय MBA, गॉट इनटू इंश्योरेंस सेक्टर। शुरू के 6 महीने तो बात समझ ही नहीं आई कि करना क्या है लाइफ में और इंश्योरेंस होता क्या है। एंड आफ्टर 6 months आई फेल इन लव विद इंश्योरेंस and for the past 21 years I've been doing this. So this is about typically my career and what has happened. I'm married, I have 2 kids, and in terms of what I do, I am the chief distribution officer for One Insure. We are the 5th largest insurance broker in the country. मैं क्या करता हूँ, मैं सेल्स टीम है हमारी करीबन 600-700 लोगों की, वो लीड करता हूँ और जो टेक्नोलॉजी वाला एस्पेक्ट है पूरा कंपनी का वो भी मैनेज करता हूँ। आई डोंट हैव टेक्नोलॉजी इन माई बैकग्राउंड बट थोड़ा सा समझता है तो मैं वो काम भी कर लेता हूँ। दिस इज अबाउट मी। बट वाई इंश्योरेंस? इंश्योरेंस में इतने लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं, इतने लोग पकड़ के इंश्योरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग पहले से इंश्योरेंस से इतना थक गए, इंश्योरेंस सुन के ही भाग जाते हैं। व्हाई डिड यू थिंक दैट यू विल मेक कंटेंट ऑन इंश्योरेंस एंड वो बहुत अच्छा चलेगा? कैसे सोचा ये? It's generally thought to be a grim and a boring subject, but we tried to kind of make it very interesting. हमने फन लाने की कोशिश करी इंश्योरेंस में और इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बिल्ड हेवी कंटेंट अराउंड इंश्योरेंस हमने बोला कि हम एक एक चीज़ उठाएंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपको समझाएंगे। जिसको खरीदना है वो भी इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के अंदर घुस के देखना नहीं चाहता कि उसको करना क्या है, उसको कैसे खरीदना है। जनरली दिस इज अ सब्जेक्ट जिसमें कोई और डिसाइड कर ले। मोबाइल फ़ोन खरीदने जाएगा तो एकदम घुस के रिव्यूज़ पढ़ेगा, सब कुछ पढ़ेगा, लेकिन जब इंश्योरेंस लेने की कोशिश कर रहा है ही वांट समवन एल्स टू डिसाइड। आई वांटेड टू चेंज दिस, दैट बस तुम इतना एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाने वाले हो, इट्स गोइंग टू प्रॉब्ली बी द लॉन्गेस्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट इन योर लाइफ, राइट? शादी के बाद में इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे लंबी चीज़ है जो चलती है, तो इतने लंबे कॉन्ट्रैक्ट को तुम किसी और के डिसीजन पे कैसे छोड़ सकते हो? यू हैव टू बी at least while buying the policy, you need to be involved in the decision making. तो उसको जब तक सिंप्लीफाई नहीं करोगे बंदा दूर भागता ही रहेगा। और इंश्योरेंस में ये एक और प्रॉब्लम है कि यू डोंट completely know when you are going to get the benefit of it. Maybe that uncertainty also makes you question its importance. बंदा मंदिर जाता है, लाखों रुपए चढ़ाता है अपने और अपने फैमिली के सेफ्टी के लिए। 650 करोड़ रुपए जमा हो गए आज तिरुपति ट्रस्ट के पास। इतना तो बड़े बड़े इंडिया के कंपनीज के पास जमा नहीं हुए होंगे। इतना सब कुछ करता है आदमी अपने और अपने फैमिली के सेफ्टी के लिए। फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी जब आके बोलती है कि आपसे कुछ पैसे लूंगा और आपके फैमिली को सिक्योर कर दूंगा, तो आदमी भाग जाता है। ऐसा क्यों है? Why is there so much mistrust? So Pramit, essentially insurance remains to be a push product in the country. Right. Problem with insurance is उस बंदे ने इस प्रोडक्ट को, इस पॉलिसी को, इस इंश्योरेंस को क्यों खरीदा था? उसने खरीदा था इसी पर्सपेक्टिव से कि मैं प्रीमियम डाल रहा हूँ, जब बम फटेगा, जब इमरजेंसी आएगी, तब पैसा मेरी फैमिली को मिलना चाहिए। अब उसके अराउंड बड़े सारे नुआंसेज हैं, बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्लेम में डिले होता है, क्लेम में प्रॉब्लम्स आती हैं। वी विल ऑफ कोर्स डिस्कस दैट एट लेंथ, बट प्राइमरली मैंने जिस पर्पस के लिए इस चीज़ को किया है, अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा तो हमेशा ट्रस्ट इश्यूज होंगे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसा है, भाई मैंने भी पॉलिसी लेके रखी है, तूने भी लेके रखी है, किसी और ने भी लेके रखी है। जब मेरे साथ भी कोई बैड एक्सपीरियंस होता है तो मैं भी इस चीज़ को शेयर करता हूँ। इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर थॉट प्रोसेस, बिकॉज आपको भी ये लगता है यार इसने, मेरे दोस्त ने खरीदा हुआ था, इसको नहीं मिला, शायद मुझे भी नहीं मिलेगा। सो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे, इफ द प्रोडक्ट
is going to fulfill the promise that it gave you, तो सब सही है. अगर प्रॉमिस ही फुलफिल नहीं होगी तो प्रॉब्लम है. ये क्लेम नहीं मिलने का जो पॉइंट है ये बहुत जन के मन में होता है. इनफैक्ट मेरे भी मन में आया था. मेरा खुद का ही केस ले लो. माई वाइफ फेल इन द बाथरूम और उसके पैर को लगी जोर से चोट. तो उसको हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए. डॉक्टर ने बोला कुछ एक्सरे वगैरह करा लो, तो हमने कराया और पता चला कि उसको ACL टीयर हो गया है. तो डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी तो कराना पड़ेगा. हम 3-4 जगह गए, हमने बहुत सारे डॉक्टर से पूछा एंड सब ने कहा कि कराना पड़ेगा. एंड वी इवन आस्क्ड द डॉक्टर कि इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा इसमें. उसने बोला मिल जाएगा. And then finally, after 2-3 months after the wound has healed, we went to the doctor and started the surgery procedure. And then when I started filing the claim, तो इंश्योरेंस ने बोला कि क्लेम नहीं मिलेगा. एंड द रीज़न दे स्टेटेड वॉज कि आपका इस पर वेटिंग पीरियड लगता है 2 साल का, तो वो अब तक हुआ नहीं है, तो दे डिनाइड द क्लेम. सो योर थॉट प्रोसेस वुड हैव बीन कि क्योंकि ये एक्सीडेंट से हुआ है और एक्सीडेंट्स आर कवर्ड फ्रॉम डे 1 इन इंश्योरेंस, तो आपको मिलेगा. दैट्स द फाइट आई हैड विद देम. बट ACL टीयर पे 2 साल का वेटिंग पीरियड है. अभी ये नुआंसेस है. आइडियली एज अ कस्टमर यू आर नॉट सपोज टू नो ऑल दिस. जिसने आपको बेचा था उसने क्या आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया था कि कब से क्या कवर होने वाला है, क्या वेटिंग पीरियड्स है. दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. एंड कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज़ कोई डे 1 से नहीं मिलेगी. आपके हर चीज़ के वेटिंग पीरियड्स होंगे. हर एक जो भी आपकी बीमारी होती है उसके अराउंड कुछ ना कुछ देयर विल ऑलवेज बी सम क्वेश्चन मार्क्स. जब तक बेचने वाला आपको इस बारे में ढंग से नहीं समझा रहा है, ढंग से नहीं बता रहा है, यू विल ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन. आपके साथ जो हुआ बहुत लोगों के साथ होता है. सो आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, आफ्टर आई हैड टू पे अ बिल ऑफ मोर देन 4 लाख रुपीज़, एकदम से 4 लाख रुपए देना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. सो आई स्टार्टेड फीलिंग दैट मतलब वो उतना यूजफुल नहीं है. तो जब जरूरत पड़ी तब मेरे को ही यूज़ नहीं मिला. पैसा खोटी होता है. पैसा खोटी होता है. जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंश्योरेंस सेक्टर में जिस वजह से क्लेम्स नहीं मिलते हैं, लेट मी गिव यू नंबर. 25% ऑफ द क्लेम्स इन हेल्थ इंश्योरेंस आर रिजेक्टेड बिकॉज नॉन डिस्क्लोजर होता है. नॉन डिस्क्लोजर कुड बी पर्टेनिंग टू अ हेल्थ कंडीशन, कुड बी पर्टेनिंग टू लाइफस्टाइल, कुड बी पर्टेनिंग टू एनीथिंग. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर इज, मैं पैसे दे रहा हूँ एज अ क्लाइंट, मैं ये पॉलिसी ले रहा हूँ, मुझे मालूम है इस पॉलिसी का मुझे फाइनली बेनिफिट मिलने वाला है. द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि मैं खुद जान के नॉन डिस्क्लोजर करूंगा क्यों? हाँ, मैं क्यों करूँगा? अगर मुझे सब कुछ कवर कराना है तो मैं क्यों जान के करूँगा? करेक्ट. In my 21 years of journey, I have come across probably maximum 2 to 3 such clients जिनका दिमाग थोड़ा सा नेगेटिवली वायर्ड था या प्रॉब्लमेटिक दिमाग वायरिंग थी उनकी, कुछ तो इश्यूज थे. उन्होंने जान के नॉन डिस्क्लोजर किया हमारे बहुत पूछने के बाद. बड़ी प्रॉब्लम इस चीज़ में कि एज अ सेल्स पर्सन, एज एन एडवाइजर, हाउ एम आई आस्किंग यू दिस क्वेश्चन? मैं प्रॉमित तुमको पूछता हूँ, प्रॉमित हाउ इज योर हेल्थ, ऑल गुड? तो आप एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं तो बोल दूंगा अभी का बताओ. हाँ, बहुत सब कुछ सही है, बढ़िया है. अभी स्पेसिफिकली आज मेरी कंडीशन बॉडी की है, सब ठीक है, सब ठीक. हाइट वेट ठीक लग रहा है, सब कुछ लग रहा है. वर्सेस मी आस्किंग यू, प्रॉमित यू आर 28, हैव यू बीन हॉस्पिटलाइज्ड ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम फ्रेम एनी टाइम? तब आप थोड़ा रिवर्स में जाओगे और सोचोगे, प्रॉमित आपकी कोई सर्जरी हुई है क्या? प्रॉमित इस पूरे पीरियड में कभी भी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ के लिए आपने रेगुलर मेडिकेशन खाया हो? राइट. जब तक मैं आपको बहुत स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा एज एन एडवाइजर और एज अ सेल्स पर्सन, आप जेनरिक जवाब देने वाले हो. तो आपने दिया जेनरिक जवाब, मैंने जेनरिक आंसर लिख लिया, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड. अब रियलिटी क्या है? यहाँ तो पॉलिसी आ गई आपके पास बन के, सब ऑल गुड है. आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अपने पुराने डिस्क्लोजर्स को देखा नहीं कि भाई मेरे को तो ये प्रॉब्लम थी. आपने पॉलिसी उठा के रख ली अपनी अलमारी के अंदर. अब आया क्लेम. क्लेम के दौरान आप थे बेड पे, तो आपको तो कुछ याद रहेगा नहीं बिकॉज यू आर इन अ बैड स्टेट. आपकी वाइफ गई और आपकी वाइफ ने डॉक्टर को बोला कि 4 साल पहले इनको डेंगू के लिए हमने एडमिट किया था और इनको थोड़ा सा हाइपरटेंसिव इश्यूज भी हैं. अभी वहीं पे हो गया नॉन डिस्क्लोजर, मैटर ओवर, द केस इज गॉन. द इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट योर क्लेम. नाउ यू माइट से कि इंश्योरेंस कंपनी का एडवाइजर जो है वो तो उसका नुमाइंदा है भाई, तो उसका आदमी है, तो उसको ढंग से पूछना चाहिए था. तो ये जो एंगल है इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम इज दैट 80 to 90% पीपल हु आर इन द इंश्योरेंस सेक्टर आर हैव अ क्लियर लैक ऑफ नॉलेज प्रॉब्लम. थोड़ा पार्ट टाइमर्स है, कोई जान के नहीं करता. मुझे जो सिखाया जाएगा वैसे मैं करूँगा. अगर हर आदमी प्रीमियम की होड़ में लगा हुआ है, भाग रहा है फॉर हायर प्रीमियम्स हायर प्रीमियम्स हायर प्रीमियम्स, और खुद को सेल्फ ट्रेन ना वो खुद कर रहा है, ना उसका सीनियर कर रहा है, सुपीरियर नहीं कर रहा है, उसका मैनेजर नहीं कर रहा. तो पूरी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का अगर डीएनए इस तरफ जा रहा है कि बस माल लाओ प्रीमियम लाओ, माल लाओ प्रीमियम लाओ, तो सबका डीएनए वैसा हो जाता है. अब अगर मुझे ये सिखाया जाएगा कि इन 4 क्वेश्चंस को इन 4 तरीके से पूछना है वर्सेस कि केवल प्रॉमित तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो मैं उसको उस तरह से लूंगा. सो इट इज ऑल इट्स अ बिहेवियर प्रॉब्लम.
Right. And pertaining to this, the second bigger point is part-timer. India and couple of other markets are the only markets which are part-time insurance seller market. Otherwise full-timers होते हैं. Go to Europe, go to Japan, they're all full-time insurance people. आप full-timer से कभी ये गलती नहीं देखोगे. जिसका पेशा इंश्योरेंस है, आप उससे ये कभी गलती होते हुए हाँ, ये चाचा मामू आके घर पे बेच के चले जाते हैं. आप चाचा मामा बोल लो, आप पार्ट टाइमर्स बोल लो, ये प्रॉब्लम इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ दैट ओनली. सो डिस्क्लोजर इज द बिगेस्ट इशू. 25% एज आई सेड क्लेम्स आर डिक्लाइंड इन द कंट्री बिकॉज डिस्क्लोजर नहीं होता है. जब भी मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी कोई बंदा पॉलिसी ले रहा है, एंड प्रॉब्ली फॉर पीपल हु आर लुकिंग एट दिस पॉडकास्ट राइट नाउ, वो पूछे ना पूछे, तुम्हारे साथ छोटी से छोटी, कई लोग ये पूछते हैं मुझे मलेरिया हो तो बताऊं, बता दो ना भाई. इट इज इररेलेवेंट टू योर क्लेम, इट इज इररेलेवेंट टू योर पॉलिसी, बट बता दो ना, वो लिख लेगा. सिम्टम्स भी बताना होता है क्या कि मुझे आज सपोज मेरा पीठ दुख रहा है, शुड आई टेल ऑल दैट? 3-4 चीजें बहुत स्पेसिफिकली. आपने किसी भी चीज के लिए दवाई खाई हो इलोंगेटेड पीरियड के लिए, आज बुखार खांसी जुकाम की दवाई की नहीं बात कर रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल था, मैंने 3 महीने के लिए दवाई खाई एग्जाम्पल के तौर से. सेकेंड पॉइंट इज आपकी सर्जरी हुई है कोई भी छोटी से छोटी, तो भी आप बता दो. इट कुड बी एज सिंपल एज अ हर्निया सर्जरी और लेट्स से एज सिंपल एज अ सिस्ट रिमूवल, जो जिससे कोई रेलेवेंस ही नहीं है आपकी पॉलिसी का, फिर भी बता दो. बाद में पता चलेगा तो प्रॉब्लम आएगा. तीसरी चीज है आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, सर्जरी नहीं हो सकता है ना, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ फॉर कपल ऑफ डेज, सर्जरी नहीं हुई, ये तीसरा पॉइंट है, ये क्लियरली बता दो. और चौथा, डिस्क्लोजर्स पर्टेनिंग टू योर लाइफस्टाइल. अगर आप कुछ स्मोक करते हो, टबैको कंज्यूम करते हो, अल्कोहल लेते हो, ये चारों चीज़ें अगर आपने अपने एंड से क्लियरली बता दी हैं, देन यू आर 100% स्कॉट फ्री. नाउ इट इज अप टू द इंश्योरर टू डिसाइड. तू डिसाइड कर ले, आज पता कर ले और मुझे पॉलिसी दे दे पूरा ठोक बजा के, बाद में कोई क्वेश्चन मत करना. दैट इज हाउ इट शुड बी ऑपरेटेड एंड एवरीवन शुड लुक एट दिस सब्जेक्ट लाइक दिस. पर ऐसा है क्या कि बताने पे प्रीमियम बढ़ जाएगा? मैं अगर कोई मुझे बुखार हो जाता है, मैं दवाई ले रहा हूँ, या मैं स्मोक करता हूँ, ड्रिंक करता हूँ, ये सब बताने पे प्रीमियम बढ़ता है? के लिए प्रीमियम नहीं बढ़ता है. बुखार खांसी जुकाम के लिए नहीं बढ़ता है. आपको अगर कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया, आपको हाइपरटेंशन हो गया, आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपको थायराइड हो गया, आपको शुगर हो गया, उस वजह से 15% के आसपास प्रीमियम बढ़ता है. दैट्स इट. बट वो बेटर है ना. बेटर है. तुम 25,000 का प्रीमियम दे रहे थे 20,000 का, अब 15% बढ़ भी गया तो कितना हो गया? 22-23,000 रुपए दे दो, क्लेम कवर हो जाएगा. क्लेम पूरा लो, कवर हो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सबको पता है कि इंश्योरेंस लेना है, फिर भी इंडिया में इंश्योरेंस बेचना इतना मुश्किल क्यों है? लोग लेते क्यों? इसके रेलेवेंस में ना आपको एक बहुत पुरानी स्टोरी में बताता हूँ. जब मेरी जॉब लगी थी पहली और हमारी ट्रेनिंग हुई थी शुरू के 10 दिन की, उसमें स्टोरी हमको बताई थी. तो ऊपर से भगवान की आकाशवाणी होती है कि तुमको एक रेगिस्तान पूरा क्रॉस करना है, तुमको तुम्हारे हिसाब से जो सामान लेना है तुम ले लो. रेगिस्तान क्रॉस करना, लंबा रेगिस्तान है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम अपने बैग में रेत भर लो. तो ये मेरी पॉइंट है, बाकी तुमको जो करना है ले लो. अब ये भाई अपना दिमाग चलाए, तो गन ले लिए कि भाई कुछ अगर प्रॉब्लम होगा, एक आग जलाने के लिए कुछ ले लिए, सोने का सामान ले लिए, खाना पीना सब पानी वानी डल के चले. और क्योंकि भगवान ने बोला था कि रेत लेके चलो, तो रेत भी भर ली. अब जैसे जैसे इनकी जर्नी बढ़ी तो इनको बड़ा भारी लगने लगा सब. तो थोड़ी थोड़ी देर में तो बोला यार रेगिस्तान इतना बड़ा क्रॉस कर रहा हूँ, भगवान को पता नहीं क्या हो गया. ये बोले रेत भर ले, थोड़ी रेत निकालने लगे. और बाकी गन वन सब पूरी परफेक्ट तैयारी से. आधा जर्नी क्रॉस हुआ, उन्होंने और रेत निकाल दी. ऊपर से भगवान ने टोका, बोले मैं बोला हूँ तेरे से तू रेत रख, तू रेत निकाल दे रहा है. तो बोले सॉरी भगवान, मान ली उस टाइम पे उनकी बात. बोले इतनी रख लेता हूँ थोड़ा और. फिर भारीपन लगा यार, बहुत लंबा है अभी भी रास्ता, 3/4 ही कवर अप हुआ है, और रेत निकाल दी. एंड में जब पूरा रेगिस्तान क्रॉस हो गया, एज पे खड़े थे, तो उन्होंने बोला भगवान मैंने क्रॉस कर ली. बोले ठीक है बन, अब निकाल तेरी बैग खोल. बैग खोली तो जितनी रेत बची थी, विच वॉज हार्डली सम स्मॉल अमाउंट ऑफ रेत, वो गोल्ड बन चुकी थी. अब पीछे पलट के देखा भगवान से, भगवान ये और रेत पड़ी है, ये भी भर लूं क्या? इसको भी गोल्ड में कन्वर्ट करोगे? तो भगवान ने बोला नहीं मिलेगा भाई. तो फाइनली हम पूरी लाइफ में अपनी मटेरियल चीजें इकट्ठी करते रहते हैं. अच्छे फोन चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, पार्टी करना है, खाना खाना है, और इंश्योरेंस को नजरअंदाज करते हैं सोच के यार दिस इज, और क्यों खरीदना है, क्या जरूरत है, वेस्ट है. प्रॉब्लम इज जब तुमको खरीदना है तब तुमको मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर में कुछ ना कुछ हो गया होगा. और जब तुम ले सकते थे, जैसे वो रेत कितनी भी ले जा सकता था, करेक्ट, तो पूरी भर के लेके जा सकता, तो नहीं लेके गया. एंड में जाके उसको रियलाइज हुआ तो गोल्ड बन गए. सो इंश्योरेंस इज लाइक दैट. सो एज लॉन्ग एज पीपल अंडरस्टैंड दिस, ये स्टोरी बताने का रीजन भी यही था कि यही होता है. एज लॉन्ग एज पीपल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, देन दे विल डेफिनेटली वेक अप एंड बाय इंश्योरेंस. ये मैं क्लियरली तुमको बता सकता हूँ कि तुम्हारी जो जनरेशन है उसमें सीरियसनेस बहुत अलग लेवल की है. हमारी जनरेशन में आदमी 33-34 पे जागता था, इवन वंस यू हैड किड्स. तुम्हारी जनरेशन में आज 26, 27, 28 साल के भी बड़े सारे ऐसे लोग हैं
जो न कि केवल खुद का बट पूरी फैमिली के लिए इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कॉल्स ले रहे हैं. सो आई थिंक गुड टाइम्स आर हियर, दैट इज व्हाट आई कैन से. आपके स्टोरी में आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि जब लेना होगा तब नहीं मिलेगा. इस पर थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हो? सी पॉइंट इज कि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर पर से में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपकी हेल्थ की कंडीशन डिटोरिएट कर गई है और अब आपको प्रॉब्लम्स हो गई हैं, विच इज जनरली 40 के बाद में आदमी को बॉडी में हिट होने लगता है और 50 के बाद में बढ़ने लगता है. एक सर्टेन लेवल के बाद में या तो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी पॉलिसी, जो कि अफोर्डेबिलिटी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, और या तो मिलेगी ही नहीं. अभी कल ही का बात है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. आई हैव अ रिलेटिव हुज ओबीज, तो उनका 156 kgs वेट है, इज ओनली 32-33 एंड हाइट इज अबाउट 6 feet. इंश्योरेंस कंपनी इज नाउ डिक्लाइंड. नाउ आज से 5-6 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी. इफ यू वाज 27, 26, 28 अगर तब खरीद लिया होता तो उनको मिल गया होता. अभी इंश्योरेंस कंपनी क्लियरली बोल रही है इस वेट पे हम पॉलिसी दे ही नहीं सकते. सो दिस इज द रीजन दैट. पर वो अगर अपना वेट कम कर ले तो मिल जाएगा? मिलेगा. अच्छा, चलो मान लिया नॉन डिस्क्लोजर की वजह से कुछ क्लेम्स है जो रिजेक्ट हो जाएगी या डिक्लाइन हो जाएगी, बट और भी तो 50 केसेस है, उसका क्या? तो और भी बहुत सारे रीजन है. मैंने तुमको पहला रीजन बताया, 25% ऑफ द क्लेम्स आर डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ डिस्क्लोजर इश्यूज. भी दूसरा बड़ा इशू है, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि तुमको इतना बड़ा प्रॉब्लम ही नहीं था जिसके लिए तुमको भर्ती होने की जरूरत थी. यार थोड़ा ये जरा कंटेक्स्ट का एरर आता है यहाँ पे. क्या होता है, आप गए हॉस्पिटल, मेरे साथ भी हो, आपको मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूंगा. मैं गया हॉस्पिटल, मेरी बेटी को ना यहाँ पे पेट में पेन हो रहा था. पेट में पेन होने की वजह से बच्ची बड़ी परेशान थी. मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मेरे सडनली वाइफ का फ़ोन आया कि यार अपने को लेके चलना पड़ेगा. तो हम गए. डॉक्टर ने बोला कि उसको इस पार्ट में पेट के ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है. 8 साल 6 साल की बच्ची के मतलब अगर पेट में ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, एज अ पेरेंट व्हाट विल यू डू? राइट. द डॉक्टर सेज दैट अगर हम भर्ती करेंगे, एडमिट करेंगे तो बेटर है. अगर आप लेके जाना चाहते हो तो आप लिख दो कि आप लेके जाना चाहते हो बच्चे को. उस केस में यू कांट रियली डिनाई द डॉक्टर. वी कांट कॉम्प्रोमाइज. तो हमने एडमिट किया. मेरी जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसका सबसे पहले ये क्वेरी निकल के आया कि ये ज़रूरत ही नहीं थी आपको, आप घर भी लाके इलाज करा सकते थे, एंटीबायोटिक ही देना था. फिर हमने ऑफकोर्स वी क्लैरिफाइड आवर पर्सपेक्टिव एंड द डॉक्टर ऑल्सो गिव इट इन राइटिंग कि क्या एग्जैक्ट इशू था. हमको क्लेम मिला. बट नॉर्मल, अब मैं तो इंश्योरेंस सेक्टर का बंदा हूँ तो मुझे तो मालूम है कि ऐसा होता है. तो जब फाइट करोगे फिर तो भी क्लेम आपके साथ मिलेगा. हुआ ये? मेरे साथ हुआ, बट मैं फाइट करके क्लेम ले लिया. नॉर्मल बंदे के साथ अगर ये होगा कि ये तो इसको बोलते हैं नॉन एडमिसिबल क्लेम, ये क्लेम ही एडमिसिबल नहीं है. एक और आपको एग्जांपल देता हूँ. मेरे एक रिलेटिव के साथ हुआ. ओल्ड लेडी 68-69 ईयर्स सडनली फेंट हो गई. तो लेके गए हॉस्पिटल और उसने ड्रिप चढ़ाई और उसने बोला रात भर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे बिकॉज शी इज 68. एंड क्या करोगे अगर तुम्हारी दादी के साथ या मॉम के साथ ऐसा हो जाएगा? करोगे, लेके जाएंगे जो डॉक्टर बोलेगा वो करोगे. एंड द इंश्योरेंस कंपनी सेड दैट जरूरत ही नहीं थी आपको इनको एडमिट करने की. नाउ द पॉइंट हियर इज दैट एट दिस पॉइंट इन टाइम एक नॉर्मल बंदा बोलेगा ठीक है यार अभी इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है तो अपन सुन लेते हैं, और फाइनली वो जेब से पैसा देता है. बट अगर ये नेटवर्क हॉस्पिटल होगा तो आप फाइट आउट कर सकते हो, बिकॉज भाई मैंने तो सिलेक्ट नहीं किया ये हॉस्पिटल, तुमने एज एन इंश्योरेंस कंपनी इस हॉस्पिटल से कैशलेस टाई अप करके रखा है, तो तुम भी तो जानते होगे ना कि इस हॉस्पिटल में चूना पानी वाला काम नहीं होता है. ये चूना पानी वाला काम है ना. बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि हॉस्पिटल को, डॉक्टर को पैसा बनाना था तो जरूरत ही नहीं थी, फिर भी हमने एडमिट कर लिया. दिस इज व्हाट यू ऐसा तो नहीं करेगा ना प्रोडक्ट. ऐसा अगर करेगा तो तुम्हारा नेटवर्क हॉस्पिटल है. भाई मैं तो कैशलेस में लेने के लिए इस हॉस्पिटल में गया था ये सोच के कि तुम्हारा नेटवर्क है. Right. तुम ऐसे झोल पानी वाले डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के साथ जाके टाइप कर रहे हो हमारी क्या? गलती है. तो यू कैन फाइट इट आउट. नाउ इफ यू डोंट फाइट इट आउट एंड यू लीव दिस केस कि, और सच में ये वाला पॉइंट है ना कि सच में एडमिट होने की जरूरत थी, आपको भी मालूम है एडमिट होने की जरूरत थी या नहीं, तो यू फाइट इट आउट मिलेगा. नहीं अगर फाइट करोगे तो क्लेम डिक्लाइन. अब क्लेम डिक्लाइन में 25% ऑफ द क्लेम्स आल्सो गेट डिक्लाइन बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि क्लेम एडमिसिबल ही नहीं था. तो ये डिसाइड कौन करता है कि क्लेम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? डॉक्टर बोलता है कि एडमिट कर दो, इंश्योरर बोल रहा है जरूरत नहीं थी. फाइनल डिसीजन किसका है? तो इंश्योरेंस कंपनी में जो क्लेम टीम होती है उसमें डॉक्टर्स होते हैं. चाहे इंश्योरेंस कंपनी खुद से क्लेम प्रोसेस करती हो या उसने टीपीए का मदद लिया हो, दोनों केस में डॉक्टर्स. टीपीए क्या होता है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर. इंश्योरेंस कंपनी खुद से भी क्लेम्स हैंडल कर सकती है खुद के स्टाफ के थ्रू, और थर्ड पार्टी के थ्रू भी कर सकती है. दोनों केसेस में बीच में डॉक्टर आते हैं. जब आपके क्लेम के पेपर्स इंश्योरेंस कंपनी पहुंचते हैं तो जो पैनल इसको रिव्यू करती है उसमें डॉक्टर भी होता है और नॉर्मल अंडरराइटर्स भी होते हैं और क्लेम डिपार्टमेंट भी होता है. जब उसको देखता है तो उसको ऑन द फेस ऑफ इट सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि क्लेम जायज़ क्लेम है या नहीं है, बिकॉज फ्रॉड्स भी तो हो ही रहे ना. करेक्ट. नाउ उस जो डॉक्टर है इंश्योरेंस कंपनी का,
उसको ये कॉल लेना है वेदर दिस वाज एडमिसिबल क्लेम। और उसको तो बैकग्राउंड ही नहीं है, उसने उसको क्यों नहीं? पूरे पेशेंट को claim- देखा ही नहीं है। क्यों नहीं? उसने जो आपका फॉर्म आया इंश्योरेंस कंपनी से, उसमें एक एक क्लेम का डिटेल लिखा हुआ है कि क्या हुआ था। अब वो ऑन द फेस ऑफ इट ऐसे डिक्लाइन नहीं कर देता, वो कुछ ना कुछ क्वेरी लेटर निकालता है। जब वो क्वेरी निकलती है जहाँ पे एक चिट्ठी भेजी जाती है हॉस्पिटल को सेइंग कि इस फला फला चीज़ का जवाब दीजिए, हमें ऐसा लग रहा है ये प्रॉब्लम है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इतना बड़ा इशू था कि बंदे को एडमिट करना ज़रूरी था, उसका क्वेरी का जवाब अगर प्रॉपरली टाइम से आ रहा है तो क्लेम कौन देता है ये जवाब? हमको देना पड़ता है? आपको, आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को, अच्छा, थ्रू दी TPA सेल इन दी हॉस्पिटल। ओके। एक और बहुत बड़ा रीज़न, इस क्वेरी के जवाब ही नहीं आते हैं। 15% क्लेम्स इस वजह से डिक्लाइन होते हैं। हॉस्पिटल ही नहीं बताते इंश्योरर को। अब चक्कर क्या है कि अगेन द क्वेश्चन इज हु वाज मीडिएटिंग इन बिटवीन, डू यू हैव अ प्रॉपर एडवाइजर और नॉट। यहीं पे फुल टाइम एडवाइजर्स का इंपॉर्टेंस आता है। अच्छा, भाई मैं गया भर्ती होने, मेरी वाइफ की ऑलरेडी भाई मेंटल स्टेट खराब है कि हस्बैंड भर्ती है, मेरे माँ बाप लेट से यहाँ रहते नहीं है, तो एक न्यूक्लियर फैमिली इस प्रॉब्लम को हैंडल कर रही है। और किसके साथ हैंडल कर रही है? अब वो उसको हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के साथ में उसको हैंडल करना है। फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा नहीं है कि जाके वो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल के हैगल करेंगे, वो फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा रहेगा नहीं। इसी टाइम पे अगर मेरा जो एजेंट है या मेरा जो एडवाइज़र है वो एक फुल टाइमर है जिसको मालूम है ऐसे केस में क्या करना है, क्वेरी का जवाब कैसे लेके आना है, खुद आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो खुद जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करके क्वेरी का जवाब लेके आते हैं। तो अगेन द पॉइंट हियर इज हु आर यू बाइंग दिस इंश्योरेंस फ्रॉम। इस पे बहुत सचेत रहना और इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। डू नॉट बाय इंश्योरेंस फ्रॉम पीपल हु डू नॉट टेक इंश्योरेंस एज अ करियर, जिसका करियर नहीं है। अगर आप पार्ट टाइमर से इंश्योरेंस लोगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं आपको। तो डायरेक्ट इंश्योरर से ही ले लूँ? आप ले सकते हो, लेकिन अगर एडवाइज़र बीच में है जिसको उसका काम आता है तो सबसे बेस्ट तरीका और सबसे बेस्ट पर्सपेक्टिव इंश्योरेंस लेने का वो होगा एडवाइज़र से लो और ऐसे बंदे से लो जिसको उसका काम आता है। अच्छा, और कोई बड़ा रीज़न है क्या क्लेम रिजेक्ट होने का? एक और बहुत बड़ा रीज़न है, हर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड्स होते हैं। अब मैंने जब तुमको पॉलिसी बेची और मैंने तुमको वेटिंग पीरियड नहीं समझा है तो तुमको तो मालूम ही नहीं है, तुमको कौन बताने वाला है, तुमने तो पॉलिसी पढ़ी नहीं है। अब तुम पहुंचे हॉस्पिटल, तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई और हॉस्पिटल वाले ने तो सिंपल आपकी पॉलिसी भेज देगा, वो इंश्योरेंस कंपनी में बोलेगा ये बंदा आया है यहाँ पे क्लेम के लिए, बता दो। वहाँ से उनकी चिट्ठी आ जाएगी, दिस प्रॉब्लम इज विद इन द वेटिंग पीरियड, और वेटिंग पीरियड पूरा नहीं हुआ इस वजह से आपका ये क्लेम डिक्लाइन है। मेरे को भी किसी ने बताया नहीं था ये 2 years वाला जो रूल है। तो यही प्रॉब्लम है कि आप बहुत क्लियरली समझिए इस बात को। फॉर ऑल द एलिमेंट्स देयर इज अ वेटिंग पीरियड, द ओनली थिंग that does not have a waiting period is an accident, because वो highly improbable, right? You can't really plan an accident for a health insurance claim. तो उसको छोड़ के हर एक चीज़ के लिए वेटिंग पीरियड है। इन्फेक्शंस के लिए अब टेक एन एग्जांपल, आपने पॉलिसी ली और आप 10वें दिन चले गए, मेरे को मलेरिया हो गया जी, तो क्लेम नहीं मिलेगा, आपको 30 डेज तक के लिए वेट करना है। कोई आपको सर्जरी करानी है तो रफली 2 साल का वेटिंग पीरियड है। ये सारी चीज़ें पॉलिसी में लिखी हैं एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एज अ कंज्यूमर। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ इसमें, मैं कभी ये बोलता ही नहीं हूँ कि तुमने लिया है तुमको समझना चाहिए था। इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल। इट्स लाइक कि इस फोन के अंदर कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये मुझे जान के लेना चाहिए था, ये फोन खराब हो गया उससे पहले, ऐसा नहीं हो सकता। As a seller, as an advisor, or the insurance company, if you're buying directly from the insurance company, they should be explaining and they should be clearly telling all the waiting periods and the features of the policy to the customer. Otherwise, ये problems चलते ही रहेंगे. And believe me, the percentage of claims that are declined because of this are upwards of 20%. जिसकी वजह से ये क्लेम डिक्लाइन होता है और वेटिंग पीरियड आदमी को नहीं समझता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों का आप देखिए, इस सबका क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, हु आर यू बाइंग फ्रॉम, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई डोंट से यू बाय फ्रॉम वन इंश्योर इज द बेस्ट, यू टेक योर ओन जो कॉल। आपको ठीक से बता देगा वही एक फुल टाइमर बंदा जो दुकान खोल के बैठा है, जिसका पेशा ये है, जिसका दाल रोटी खाना पानी इसी चीज से चलता है, उससे जाके आप अपना पॉलिसी खरीदिए। अब तुम बोलते हो कि लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन, मेरे को तो बीच में कोई नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से लूंगा। सस्ता मिलता है क्या डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से लेने से? दोनों जगह डिस्काउंट इनबिल्ट है। आप एडवाइजर से भी विद डिस्काउंट ले सकते हो, आप इंश्योरेंस कंपनी से भी विद डिस्काउंट ले सकते हो। वी प्रोवाइड बोथ काइंड ऑफ पॉलिसीज। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज
if you are a nuclear family and if you do not have too much of support system, let's say आज मेरी बात कर लो, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मेरा कोई कजिन वजिन बॉम्बे में कुछ नहीं, अगर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम आई तो some close friends and we'll have to handle the situation. अब वो क्लोज फ्रेंड कहाँ जाके पॉलिसी के अंदर घुस के, उसको भी तो नहीं मालूम ना, वो कहाँ से करेगा. तो आई ऑलवेज से दैट बीच में एक बंदा ऐसा रखो जो तुम्हारा एडवाइजर है. आप देखिए हेल्थ इंश्योरेंस की जो कमीशन है वो 15% रिन्यूअल कमीशन है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कमीशन इन एनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट. 15% हर साल आता है जब तक तुम प्रीमियम भरते रहोगे. सो लेट्स से यू आर प्रॉमिस एंड यू बॉट दिस पॉलिसी एट 30, तुम जब तक 80 के होगे, जिंदा रहोगे, अगले 50 साल तुम प्रीमियम भरोगे, मेरे को एज योर एडवाइजर 15% हर साल आएगा. वो क्यों आ रहा है? इट इज कमिंग बिकॉज जिस दिन प्रॉमित को जरूरत है, जिस दिन प्रॉमित और प्रॉमित की फैमिली हॉस्पिटल में है, उस दिन मैं वहाँ खड़ा रहना चाहिए तुम्हारे लिए, तुमको सपोर्ट करने के लिए. अनलेस दैट इज हैपनिंग तो फिर वो 15% किस बात का दे रहे हो? इट इज नॉट जस्ट फॉर कलेक्टिंग योर रिन्यूअल्स, राइट? करेक्ट. सिंस आई हैंडल सोशल मीडिया फॉर वन इंश्योर, मेरे को बड़े सारे कमेंट्स आते हैं कि आपसे क्यों लेना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंशिएटर? आप लोग प्राइसिंग अलग करते हो, सर्विसिंग अलग करते हो, आपसे क्यों लेना चाहिए? प्रॉमित वेरी सिंपल, वी आर मैच मेकर्स. मैच मेकर मतलब बस इंश्योरेंस खरीदना शादी करने जैसा है. मैं एक पार्टनर सिलेक्ट करना है मुझे, जिसके साथ मैं लाइफ टाइम सस्टेन करने वाला हूँ. सब कुछ मैच खाना चाहिए परफेक्टली. अगर मेरे से पार्टनर सिलेक्शन में गलती हो गई तो या तो आगे जाके डिवोर्स हो जाने वाला है या पूरी लाइफ बर्बाद चिक चिक के साथ चलने वाली है. सेम है इंश्योरेंस. यू सिलेक्टिंग द राइट प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल थिंग. और सबसे बड़ा जो अपना काम है वो वही है. वन इंश्योर स्टैंड्स फॉर वन थिंग ओनली, वी आर मैच मेकर्स फॉर इंश्योरेंस. मतलब आपके लिए यू एज प्रॉमित, मी एज अभिषेक, दोनों की हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग है. आपके लिए बेस्ट फिट पॉलिसी अलग है, मेरे लिए अलग है. इसको मैच कराने का काम वन इंश्योर का है. अगर ये मैच मेकिंग परफेक्ट होगी तो हम भी खुश, आप भी खुश. क्यों? हमने आपको बराबर पॉलिसी दी, आपको कोई कभी क्लेम को लेके, सर्विस को लेके इशू नहीं आने दिया. आपने बराबर से पॉलिसी सिलेक्ट करी हमारे साथ मिलके, आपको भी कभी क्लेम और सर्विस में कोई इशू नहीं आया. आप पॉलिसी का प्रीमियम भरते रहोगे, मुझे मेरा कमीशन आता रहेगा. जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, आई एम स्टैंडिंग हियर बाय योर साइड. दिस इज द एंटायर थॉट प्रोसेस एंड दैट इज व्हाई वी से दिस इज आवर डिफरेंशिएटर. सो गाइज, दिस वॉज जस्ट अ ट्रेलर. पिक्चर अभी बाकी है. इंश्योरेंस के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आते रहेंगे. वन इंश्योर को सब्सक्राइब कर लेना.